Hello everyone, welcome back to the misconception series. In this series we identify common misconceptions in physics and provide correct solutions to them. And आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो बहुत ही फंडामेंटल मिसकंसेप्शन है जो कि जूनियर क्लासेस से आता है एंड दैट इज ओहम्स लॉ. देखिए, जब भी मैं किसी के सामने ओहम्स लॉ बोलता हूँ ना, एक इक्वेशन हमेशा दिमाग में आता है. वो इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू आई आर. बट कितना बुरा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ नहीं है. ये एक ऐसा इक्वेशन है, ऐसा फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि आगे जाके नॉन साइंस स्टूडेंट्स को भी, जब वो आगे जाके कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं, उनको भी पूछा जाए याद है यार ओहम्स लॉ क्या है, तो स्टेटमेंट याद हो या नहीं हो बट V इज इक्वल टू आई आर उनको याद रहता है. एंड इसी का फायदा उठाया जाता है हायर क्लासेस में. जब क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ क्यों नहीं है. अब क्लास 12 में जाके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से रीड करोगे बट टीचर्स बोलेंगे कि जो चीजें आपको पहले से आते हैं वो तो हमको पढ़ाएंगे नहीं. एंड एक मन में बैठ जाता है कहीं ना कहीं कि V इज इक्वल टू आई आर तो ओहम्स लॉ है. तो बोर्ड में अगर सवाल ही आ गया कि V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ क्यों नहीं है या बताइए है या नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी. इसलिए एक रूट कॉज में जाते हैं कि मिसकंसेप्शन कहाँ से आया एंड जड़ से उखाड़ के मिसकंसेप्शन को फेंक देते हैं. पहली बात, जूनियर क्लासेस में कैसे किया गया होगा. भैया हम तो अभी भी जूनियर क्लासेस में, कोई बात नहीं, क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं. आपके स्कूल वगैरह में क्या बोला गया? आपको बोला गया बेटा ये एक मेटालिक कंडक्टर है. क्या है? दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर. बहुत अच्छी बात है. एक मेटालिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बिल्कुल. अब अगर मैं मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लूं, ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा. एंड एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया. कैसे? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. फिर टीचर बताते जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर उल्टा भी बोलो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट. भैया सही तो है, गलत कहा है? एंड फिर बोलते कि बेटा अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके एक इक्वालिटी आऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा. उस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. एंड ये है आपका ओहम्स लॉ. ये क्या है? आपका ओहम्स लॉ. एंड इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको ये याद रखना है. बिल्कुल गलत वे है पढ़ाने का. मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, गलत वे है पढ़ाने का. इससे मन में एक मिसकंसेप्शन क्या आ गया? ये ओहम्स लॉ है. बिल्कुल गलत है. दिस इज इनवैलिड. दिस इज इनवैलिड. तो भैया सच क्या है देखते हैं. पहले इतना नोट कर लो कि इनवैलिड है. अब पढ़ाना कैसे चाहिए था देखो, सुनना बहुत अच्छे सुनना. मिसकंसेप्शन ओहम्स लॉ पढ़ाना कैसे चाहिए था. एक पॉइंट नंबर 1 लेते हैं. क्या लेंगे? पॉइंट नंबर 1, मैं आपको दुनिया में कुछ मटेरियल्स जिसके थ्रू करंट आ सकता है बता दो. तो भैया करंट फ्लो कराना है तो कंडक्टर ले लो. हाँ ले लेंगे कंडक्टर. या फिर और क्या क्या मटेरियल्स है? सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर से हमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा. फिर इंसुलेटर. नहीं भैया इंसुलेटर में करंट नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा बट इंसुलेटर्स को भी अगर हम बहुत हाई वोल्टेज दें उसमें भी करंट मिल सकता है. नॉर्मल केसेस में नहीं मिलेगा. यहां पे सिर्फ मैं कुछ मटेरियल्स लिख रहा हूं. करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है. कुछ मटेरियल्स लिख रहा हूं. और क्या क्या हायर क्लासेस में और भी मटेरियल्स देखोगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में देखते हो इलेक्ट्रोलाइट. और क्या याद होता है? डायोड. हायर क्लासेस में देखोगे. सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है डायोड, रेक्टिफायर वगैरह जो भी है. जितने भी मटेरियल्स हैं, क्या दुनिया में सारे मटेरियल्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है? हाँ. एवरी मटेरियल हैज अ रेजिस्टेंस. एवरी मटेरियल हैज सम रेजिस्टेंस. बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया. रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. इस रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? इस रेजिस्टेंस का कॉज है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स. अब अगर अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, देखिए मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा हूं. अगर आप मेटालिक कंडक्टर्स की बात करो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो तो फ्री चार्ज कैरियर्स क्या है? आयंस है. तो जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स है जब मटेरियल के अंदर मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ कोलिजन्स होगा. किसके साथ? विद द मटेरियल इटसेल्फ. जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के अंदर मूव करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद द फिक्स्ड आयंस या एटम्स ऑफ द मेटल. सेमीकंडक्टर जूनियर क्लासेस में नहीं है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं सोच रहा हूं कि क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं. बट एवरी मटेरियल हैज सम रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है भैया? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस. वो तो सही है बट वो तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है. क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? अब सुनना. क्या मैं कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकता हूं? हाँ लगा सकते हो. किसने रोका? क्या सेमीकंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना मतलब क्या? बैटरी लगाना. क्या मैं हर एक मटेरियल के अक्रॉस एक बैटरी तो खुद से लगा ही सकता हूं? बिल्कुल.
तो मैं हर एक मटेरियल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर सकता हूं। एंड जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा? भैया इंसुलेटर में तो नहीं होगा, चलो नहीं होगा, बट फिर भी इंसुलेटर्स के लिए भी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज V अपॉन I। भैया ये ओम्स लॉ नहीं है क्या? नहीं, ये तो रेजिस्टेंस का फंडामेंटल डेफिनेशन है। भैया प्रूव करके दिखाओ इसको। प्रूफ नहीं कर सकते बेटा, ये डेफिनेशन है। जैसे ही आपने जन्म लिया था, आपके मम्मी पापा ने आपका नामकरण किया होगा XYZ, तो उस नामकरण को प्रूफ थोड़ी कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने क्या बोला? क्या एक टर्म है V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, क्या एक टर्म है करंट? हाँ, तो V अपॉन I क्या एक नया टर्म बन गया? हाँ, इसको हम लोग आज से नामकरण दे देते, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। ये जो मैंने लिखा है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये सिर्फ कंडक्टर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, नहीं, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, यहां से क्या कि जितना, मतलब अगर आपको हाई करंट चाहिए तो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब देखो, करंट इज इन द डिनोमिनेटर, जितना ज्यादा करंट उतना लो रेजिस्टेंस, है ना। इसी को घुमा के हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। सेम बात है, बोथ आर सेम थिंग्स। सो ये जो V इज इक्वल टू IR है, अभी तक मैंने ओम्स लॉ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। ये V इज इक्वल टू IR, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस वेदर दे ओबे ओम्स लॉ और नॉट। इतना समझ में आ गया? इतना नोट कर लो पहले। ये रेजिस्टेंस का फंडामेंटल डेफिनेशन है। यहां से रेजिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। ऊपर क्या है? ऊपर है वोल्ट, नीचे क्या है? यूनिट एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना बिठा दो, इतना बिठा दो। अब देखो, अब अपने पास मार्केट में क्या एग्जिस्ट कर रहा था? सुनना, तो टिल नाउ वी हैव V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, पॉइंट नंबर 2 ले रहा हूं। ठीक है, सो V इज इक्वल टू IR एक इक्वेशन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा था। मैंने साइंटिस्ट को दिखाया कि एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR। ये क्या है? साइंटिस्ट से मैंने पूछा, उसने बोला ये डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इक्वेशन defines a physical quantity. This equation defines a physical quantity called resistance. ठीक है भैया, अच्छा, क्या ये इक्वेशन सिर्फ ओहमिक सब्सटेंसेस के लिए वैलिड है? देखिए, अब तक मैंने ओहमिक नॉन ओहमिक कुछ बात ही नहीं की, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। इतना क्लियर हो गया। अब पिक्चर में कौन आया? अब पिक्चर में एक साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट का नाम है ओहम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इस इक्वेशन के मैं दो पार्ट्स करता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट ओहम पिक्चर में आ गए। जो साइंटिस्ट है ओहम, ही केम इनटू द पिक्चर एंड उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन अगर इफ रेजिस्टेंस को, उन्होंने कंडीशन डाला कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमने पूछा एक मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट कैसे हो सकता है? एक मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करके। देखिए आगे जाके देखेंगे, रेजिस्टेंस का एक डेफिनेशन है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी अगेन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो अगर आपको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो ही इज सेइंग ये इक्वेशन तो सबके लिए वैलिड है, बट अगर इस इक्वेशन में ये रेजिस्टेंस वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, तो क्या मैं V एंड I को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं? हाँ, दैट इंप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर उल्टा बोलो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ये उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। एंड इस पूरे चीज को ओम्स लॉ बोलते हैं। भैया क्या मजाक है? अभी तो बोल रहे थे इसको ओम्स लॉ नहीं। अरे इस इक्वेशन को ओम्स लॉ नहीं बोलते। इस इक्वेशन में अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस को करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं? हाँ, एंड दिस इज ओम्स लॉ।
एंड दिस इज ओहम्स लॉ. सो व्हाट इज ओहम्स लॉ? आपको स्कूल में बोला गया होगा कि ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट. अब पता चला कि टेम्परेचर कांस्टेंट वाला कंडीशन क्यों इंपोज किया. अब इसके इस वाले साइड में देखना, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हुआ, इफ रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हुआ तो क्या ये इक्वेशन वैलिड नहीं है? ये इक्वेशन अभी भी वैलिड है. सुनना, V इज इक्वल टू आई आर इज स्टिल वैलिड, इज स्टिल वैलिड. डिफरेंस क्या आया? क्योंकि ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, क्योंकि ओहम्स लॉ वैलिड है, तो अब इस रेजिस्टेंस को हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलेंगे. सो नाउ दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज स्टैटिक रेजिस्टेंस. ठीक है. और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन अभी भी वैलिड है, इसको फिर से यूज कर सकते हैं. बट अब इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस, वेरिंग रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस. क्या सीखा हमने? V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ नहीं है. V इज इक्वल टू आई आर तो सिर्फ रेजिस्टेंस का फंडामेंटल डेफिनेशन है. अगर R कांस्टेंट हो गया, एंड R कब कांस्टेंट हो सकता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड दिस इज ओहम्स लॉ. सो अगर R कांस्टेंट है, अगर R कांस्टेंट है तो ओहम्स लॉ इज वैलिड. तो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस ये किसके लिए वैलिड है? कैसे सब्सटेंस के लिए वैलिड है? मेटल्स के लिए वैलिड है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड है. एंड इसलिए मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं. एंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है. कैसे मेटल्स के लिए नहीं है? जैसे सेमीकंडक्टर्स या डायोड. आपने सुना, जैसे अगर जूनियर क्लासेस में हो तो मैं बोल सकता एलईडी. एलईडी सुना? लाइट एमिटिंग डायोड. सो दीज आर मटेरियल्स. और भी मटेरियल्स है, GA गैलियम आर्सेनाइड. ये सारे कुछ मटेरियल्स है जिसके लिए ओहम्स लॉ वैलिड नहीं है. ओहम्स लॉ वैलिड नहीं है, बट ये इक्वेशन फिर भी वैलिड है. हियर ओहम्स लॉ इज नॉट वैलिड. हियर ओहम्स लॉ is not valid. What do you mean by the statement Ohm's law is not valid? That means V is not proportional to I, and here V is proportional to I. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? V and I are not proportional. V and I are not proportional. फील आ गया? समराइज कर दे. V is equal to IR हमेशा एप्लीकेबल है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फंडामेंटल डेफिनेशन है. क्या V is equal to IR? क्या V इज इक्वल टू आई आर सिर्फ ओहमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है? नहीं, हमेशा वैलिड है ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंस के लिए. ओहम्स लॉ किसको बोलते हैं? क्या V इज इक्वल टू आई आर को ओहम्स लॉ बोलते हैं? नहीं. अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू I को ओहम्स लॉ बोलते हैं. ये प्रोपोर्शनलिटी वाले को ओहम्स लॉ बोलते हैं. ओहम्स लॉ का इक्वेशन क्या है? एज सच इक्वेशन नहीं. इक्वेशन ऐसे बोल सकते हो, अगर आपसे पूछा इक्वेशन क्या है तो आप बोल सकते हो V इज इक्वल टू आई आर इज द इक्वेशन, बट इफ R कांस्टेंट, दिस इज ओहम्स लॉ. सिर्फ रैंडमली V इज इक्वल टू आई आर को उठा के ओहम्स लॉ नहीं बोल सकते. V इज इक्वल टू आई आर, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तब उस इक्वेशन को ओहम्स लॉ बोला जाएगा. ऑलराइट. एंड ओहम्स लॉ में V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस. मतलब ओहम्स लॉ वैलिड नहीं है. ओहम्स लॉ वैलिड नहीं है मतलब V एंड I आर नॉट प्रोपोर्शनल. V एंड I आर नॉट. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये नोट डाउन कर लीजिए. अगर आपको और भी ऐसे कुछ फंडामेंटल डाउट्स है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग. टेक केयर. बाय.